ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, ज्ञान सरोवर मधुबन। उन्होंने कहा, परमात्मा को स्वीकार करवाने से भोजन प्रसाद बन जाता है। दीदी जी से प्रश्न पूछा है, दीदी ब्रह्मा भोजन योगी जीवन का आधार कैसे है? दीदी जी का उत्तर है, प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर अन्न को 3 श्रेणियों में बांटा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक खुराक में फल, सब्जी, अनाज आदि आते हैं। राजसिक खुराक में गैस पैदा करने वाले खाद्य। तामसिक खुराक में प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे, फर्मेंटेड खुराक, अचार, तेल, लाल मिर्च आदि आते हैं। एक कहानी है, 2 अच्छे मित्र थे। एक साहूकार था, एक साधारण था। एक दिन उस साहूकार ने अपने साधारण मित्र को बताया कि मेरे मन में किसी का खून करने का विचार बार बार आ रहा है। ऐसा सुनकर उस साधारण ने साहूकार के घर की सवेरे जांच की। उसको मालूम पड़ा कि उसका जो खाना पकाने वाला है वो खाना पकाते पकाते खून करने का विचार कर रहा है कि अमुक को मार डालूंगा। इसलिए साहूकार को ऐसा विचार आया। इसलिए हम कहते हैं, हम सात्विक अन्न खाएं, परंतु जो पकाने वाला है वह भी ईश्वर की याद में पकाता है तो अन्न प्रसाद बन जाता है। यहाँ माउंट आबू में हमारा खाना बहुत सिंपल होता है। जो विदेशी आते हैं वे खाते हैं और कहते हैं यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आप हलवा बनाओ, घर में बनाओ, होटल में बनाओ। होटल का खाना स्वादिष्ट तो होता है, परंतु उसमें संतुष्टता नहीं होती है। घर में पकाने वाली प्यार से पकाती है, प्यार से खिलाती है, उसमें स्वाद होता है। जब मंदिर में वही हलवा बनता है, थोड़ा हमको मिलता है, हम थोड़ा थोड़ा घर में बांट देते हैं। क्यों? मंदिर में परमात्मा को भोग लगाया हुआ प्रसाद है, उसमें ज़्यादा ताकत रहती है। तो हम भी सात्विक भोजन बनाएं, परंतु प्यार से परमात्मा की याद में बनाएं। परमात्मा को स्वीकार कराएं, फिर खाए तो वह प्रसाद बन जाता है और इससे मन शुद्ध होता है। शुरू शुरू में कई सिंधी लोग समझते थे, ब्रह्मा कुमारियों का खाना खाएंगे तो ब्रह्मा कुमारियों के बन जाएंगे। वास्तव में ऐसे कोई बनते नहीं है, लेकिन जब उनको प्रेम से खिलाते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। इसीलिए अन्न के ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना है। यह भी कहा जाता है, जैसा पानी वैसी वाणी। इसके लिए भी एक कहानी है। एक साधु को जंगल में प्यास लगी। उसने रास्ते में एक कुआं देखा। कुएं पर बाल्टी और रस्सी पड़ी थी। उसने पानी निकालकर पिया, परंतु मन में संकल्प आया कि आगे जाऊंगा पर रस्सी और बाल्टी न मिली तो क्या करूंगा। तो वो बाल्टी और रस्सी साथ लेकर चलने लगा। थोड़ा आगे चला तो मन में आया कि यह तो चोरी हो गई। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, फिर बाल्टी और रस्सी में मोह क्यों? बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि वह कुआं किसी चोर ने बनवाया था। ऐसा पानी पीने से उसको चोरी का ख्याल आ गया। इसलिए हम समझते हैं कि जो भी खाते हैं या पीते हैं, कोशिश करके घर में बनाया हुआ हो, प्यार से परमात्मा की याद में बनाया हुआ हो। आजकल जो भाई बहन बाजार का बिस्कुट, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि कोई कोई ले लेते हैं, परंतु सच तो यह है कि उनमें शुगर के सिवाय कोई फूड वैल्यू नहीं है।
अभी अभी मुंबई में एक विशेषज्ञ ने मिनरल पानी की बोतल को चेक किया, घर का शुद्ध पानी भी चेक किया और सॉफ्ट ड्रिंक भी चेक किया। सॉफ्ट ड्रिंक का पानी खराब निकला और मिनरल बोतल से भी घर का जो शुद्ध किया हुआ पानी था वह अच्छा निकला। हमने एक समाचार सुना कि स्टेशन पर चाय वाले ने ट्रेन के टॉयलेट का पानी लेकर चाय बनाई। समाचार में कहा गया है कि आप स्टेशन पर मिलने वाली चाय पीने में अपनी संभाल करना, क्योंकि उनको स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रहता है। जो भी बाहर चाय बनाते हैं स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करते हैं। विदेश में फिर भी करते हैं, क्योंकि वहाँ होटलों की बहुत जांच होती है। अपने घर में कॉफ़ी बनाकर पियो, उतना खर्च नहीं होता है। बाहर होटल में कॉफ़ी पियो, बहुत महंगी हो जाती है। घर का बनाया हुआ भोजन सात्विक भी होता है, स्वास्थ्यवर्धक भी होता है और इकोनॉमिकल भी होता है। भारत में आप होटल में खाओ, जो भोजन पकाने वाले हैं उनको देखो क्या करते हैं। वे पसीना कपड़ों में ऐसे ऐसे पोंछ के फिर खाना बनाने लग जाते हैं। पसीना पोंछ के हाथ भी नहीं धोते हैं। कपड़ा भी जो प्रयोग करते हैं ऐसा मैला जो आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो। स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करते हैं। कई बार बासी भोजन को रिफाइन करके स्वादिष्ट बना करके दे देते हैं। भारत में भोजन की इतनी चेकिंग नहीं होती है, इसलिए भले ही खाना पकाने की थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु परमात्मा की याद का योगदान देने से उस खाने में योग के प्रकंपन आ जाते हैं। इसलिए खाना जरूर घर में ही पकाना चाहिए। विदेश में कई भाई बहनें ईश्वरीय सेवा भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, फिर घर को भी देखना होता है। खाना पकाने का समय नहीं रहता है। कई अकेले होते हैं, थोड़ी सुस्ती भी आती है, परंतु दादी हमेशा कहती थी कम से कम एक बार ब्रह्मा भोजन पकाकर बाबा को खिलाकर फिर खाओ। ब्रह्मा भोजन भी पूरा होना चाहिए। ऐसे नहीं फलों का भोग लगाकर खा लिया, नहीं, पूरा भोजन माना दाल चावल सलाद सब्जी सब हो। इससे प्रोटीन मिनरल और विटामिन सब मिल जाते हैं, नहीं तो थोड़े समय के बाद स्वास्थ्य खराब हो जाता है। प्रातः खिचड़ी खाओ और टोस्ट लो, दोपहर में सैंडविच खाओ, शाम को सिर्फ उबली सब्जी खाओ या सलाद खा लो, तो पेट तो भर जाएगा, परंतु संतुलित भोजन तो नहीं हुआ ना। इसलिए दादी कहती थी ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बनाकर खाओ, इससे बाबा की ब्लेसिंग मिलेंगी। दादी कहती थी बाबा को भोग लगाकर नहीं खाते हैं तो चोर है, क्योंकि भगवान आपको देता है परंतु आप उसको नहीं ऑफर करते हो, इसलिए प्यार से पकाओ। दादी अपना अनुभव सुनाती थी कि एक बार दादी बीमार थी, अकेली रहती थी, न पकाती थी न खाती थी। स्टूडेंट्स ने बाबा को शिकायत कर दी कि दादी खाती नहीं है, बीमार है। ब्रह्मा बाबा ने चिट्ठी लिखी कि तुम बीमार हो, शिव बाबा तो बीमार नहीं है ना, क्यों भोग नहीं लगाती हो। इसलिए फिर दादी या तो खुद बनाती या रोटी सब्जी किसी माता के द्वारा बनवाती थी, भोग लगाती थी और खाती थी। विशेष फॉरेनर्स को दादी जानकी कहती थी कि जो मधुबन में बनता है वही भोग आपको बनाना है। विदेश में तो बिस्कुट केक आदि बनाकर भोग लगाते हैं। दादी कहती थी मधुबन में जैसे बनाते वैसे बनाओ। वहाँ जो भोग बनाते हैं उसमें समय भी लगाते हैं और योग में भी बनाते हैं, उसमें योग का ज़्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए दादी सेंटर पर बनी हुई चॉकलेट की टोली नहीं लेती थी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा चॉकलेट की टोली कभी नहीं लेते थे। मशीन से बने हुए बिस्किट चॉकलेट ब्रेड और घर में योग के वाइब्रेशन से बनी चीज़ें, उनमें फ़र्क होता है। इसलिए ज़्यादातर सेंटरों पर विदेश में भी घर में ब्रेड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी बाबा के समय सेवैया जो हाथ से बनती है वही खाते थे, आजकल
बाजारी सेवैया या पास्ता ये सब चीज़ें खानी है या नहीं खानी है? दीदी जी का उत्तर है, मधुबन में तो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर माना विदेश से लोग आते हैं, उनको रोटी सब्जी दाल अच्छी नहीं लगती है। यहाँ रिट्रीट में बड़े या बच्चे आते हैं मलेशिया से, उनके लिए खास बनवाते हैं। पास्ता कभी कभी बनवाते हैं। मधुबन में हजारों का भोजन होता है। ज्ञान सरोवर में हर हफ्ते प्रोग्राम होता है, इसलिए बाजार के पापड़ प्रयोग करते हैं, लेकिन गुजरात में मुंबई में सेंटर पर ही पापड़ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी हम जो खाना खाते हैं वह हमारे व्यवहार पर या हमारी भावनाओं पर कैसे प्रभाव डालता है? दीदी जी का उत्तर, जब हम प्याज काटते हैं तो आंखों से पानी आ जाता है, वह हमारी आंखों को जलाता है, तो पेट को कितना जलाता होगा? ज्ञान में आने के तुरंत बाद मैंने प्याज लहसुन नहीं छोड़ा था। एक बार मिर्च प्याज लहसुन आदि डालकर कोई चीज़ मैंने रात को खाई अच्छी रीति से, दूसरे दिन योग नहीं लगा, तब अपने अनुभव से मैंने छोड़ दिया। मांस मछली अंडे आदि खाना हिंसा है। हमारा जो शरीर का सिस्टम है वो शाकाहार के अनुकूल है। शेर बाघ आदि के दांत पैने होते हैं जिनसे मांस कट सके, उनके पंजे और नाखून तीखे होते हैं जो शिकार को मार सके। हमारे दांत भी शाकाहार के हिसाब से है। शाकाहारी भोजन को हजम होने में कम समय लगता है, मांसाहारी भोजन को हजम होने में ज़्यादा समय लगता है। जो रात को मांसाहार करते हैं उनका पाचन तंत्र सारी रात चलता रहता है, पेट को आराम नहीं मिलता है, दिमाग को भी आराम नहीं मिलता है। सुबह उठते हैं तो तरोताज़ा महसूस नहीं कर पाते हैं। हम शाकाहारी 6 घंटे सोते हैं और तरोताज़ा उठते हैं। रात्रि को 10 बजे सोकर प्रातः 4 बजे उठ सकते हैं। जो देर से भोजन खाते भारी खाते अमृत वेले उनका योग ठीक नहीं लगता है। कई लोगों की गलत मान्यता है कि मांसाहारी ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, इसीलिए कि मांस में ज़्यादा प्रोटीन है। कई डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप चिकन और सूप खाओगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, परंतु इंग्लैंड में शोध किया गया, वहाँ पर शाकाहारी भारतीय काफ़ी है और मांसाहारी भी देखा गया है कि शाकाहारी लोगों का दवा का बिल कम होता है, हॉस्पिटल में भी कम जाते हैं और मांसाहारी ज़्यादा बीमार होते हैं। मीट में फैट ज़्यादा होती है जिससे हृदय को तकलीफ हो जाती है। मांसाहारी के पेट में यदि थोड़ी भी हड्डी रह जाती है तो कैंसर हो जाता है, इसलिए देखा गया है कि मांसाहारी ज़्यादा बीमार होते हैं। मलेशिया में एक माता ने मेरे साथ बहस शुरू की कि शाकाहारी ज़्यादा बीमार होते। वह करीब मेरी उम्र की ही थी। मैंने पूछा तुम ज़्यादा हेल्दी हो या मैं ज़्यादा हेल्दी हूँ? कहती आप हेल्दी दिखती है क्योंकि आप कुमारी है, शादी नहीं की है, कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन ज़्यादा हेल्दी होते ही हैं। मैं सारी ज़िंदगी शाकाहारी रही हूँ। आज 85 की उम्र में भी मैं सारे विश्व में सेवार्थ भ्रमण करती हूँ। हमारे यज्ञ की कई दादियों ने 80 साल से ज़्यादा आयु में शरीर छोड़ा। उस समय भी उनका शरीर काफ़ी अच्छा रहा। ब्रह्मा बाबा ने 93 साल की आयु में शरीर छोड़ा। उस समय मधुमेह की दवाइयाँ तो जरूर लेते थे, परंतु फिर भी उस उम्र में भी हमारे से फास्ट चलते थे। योग में पीठ को आधार दिए बिना एकदम स्ट्रेट बैठते थे। जो भी देखते थे कहते थे दादा आपकी शारीरिक आकृति नहीं बदली इतने सालों में। दादी जानकी भी 104 की उम्र तक यात्राएं करती रही। योग का प्रभाव है। खाना पीना तो उन्होंने शाकाहारी ही खाया है, ब्रह्मा भोजन खाया है। दादी हमेशा कहती थी जो ब्रह्मा भोजन है खाओ, कुछ नहीं होगा। बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन हो तो कुछ नहीं होगा। अपने शरीर की संभाल रखनी है, परंतु ब्रह्मा भोजन जितना बाबा की याद में बनाते हैं तन दुरुस्त रहता है और लंबी आयु भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आप जब विदेश में शुरू में गए तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर आप लोग खान पान की धारणा को कैसे निभाते थे?
दीदी जी का उत्तर, हम जहाँ भी गए वहाँ भारतीय दुकानें होती थी, थोड़ी दूर होती थी। मुझे इतना खाने पीने का शौक नहीं था। मैं पहले लंदन में गई, वहाँ जो दुकान में मिलता था कच्चा ले आती थी और बनाकर खाती थी। गड़बड़ होती थी चीन और रूस में। चीन में सिर्फ आलू ही मिलते थे, रूस में भी ऐसा ही था, एक दो सब्जी ही मिलती थी। परंतु विदेश में तो मिलता है, खाना पड़ता है। जब मैं लंदन गई तो हरी मिर्च शॉप में नहीं मिलती थी, वे लोग नहीं खाते थे। मैं अभी बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाती हूँ। अभी तो सब स्थानों पर सब सुविधाएं हो गई है। रूस में भी सब कुछ मिलता है, कैरेबियन में भी सब कुछ मिलता है। आजकल आयात होने लगा है, इसलिए तकलीफ नहीं होती है। हमारी एक बहन रशिया गई तो उसको हमने कहा तुम भारत से दाल बेसन लेकर आना, वो ले गई। गेहूं का आटा कई देशों में अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ की रोटी कितनी अच्छी बनती है, वहाँ ऐसी नहीं बनती है। इसलिए कहाँ कहाँ अभी भी ले जाते हैं, नहीं तो जो मिलता है वही खाना पड़ता है, प्रेम से खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी, बाबा ने बोला है कि 1 साल का अनाज स्टोर करके रखना है, विदेश में आप क्या करते हैं? दीदी जी का उत्तर, भारत में जो मकान बड़े हैं संभाल सकते हैं या बड़े बड़े ड्रम रख सकते हैं, विदेश में मकान छोटे होते हैं, इसलिए विदेश में हम कहते हैं 1 मास का रखो। सन 2000 में वार्निंग मिली थी कि सारे विश्व में सब गड़बड़ हो जाएगी, कंप्यूटर नहीं चलेंगे, इंटरनेट नहीं चलेगा। कईयों ने कई चीज़ें संभाल के रखी। हमारी एक बहन तो हमेशा अपनी कार में एक जोड़ी कपड़े रखती थी, कभी भी कहाँ भी भागना पड़ा तो भाग जाएंगे। कईयों का अनाज खराब भी हो गया, इसीलिए हम कहते हैं ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरी है उतना रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी, भारत में कई बार सुनते हैं कि भोजन की चीज़ों में काला जादू कर देते हैं, ऐसे निगेटिव वाइब्रेशन से बचना है तो क्या करें? दीदी जी का आंसर है योग करना है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि किसी बहन को पढ़ने के लिए पत्र आए और पढ़ते ही वह अपना सब बिल्कुल भूल गई। एरोप्लेन में भी सुना है कि बाजू में बैठा व्यक्ति दवाई डाल देता है और यात्री बेहोश हो जाता है, फिर उसको लूट लेते हैं, क्या क्या करते हैं। इसलिए हमारा योग अच्छा होना चाहिए, खान पान में योग से अपनी रक्षा करनी है। अच्छा, ओम शांति।